बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के जलसे की और पंजाब में असम्बली में होने वाली हंगामा राय के ऊपर। नाज़रीन, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी मजबूत है और कितनी बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत कर रही है। इसका अंदाज़ा आपको कल पंजाब असम्बली का इजलास और सबका दिनों में जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ वो भी आपने देखा। तो ये मुल्क मेरे ख्याल में नाज़रीन, मैं इससे कबल के मौजू पर गुफ्तगू करूँ, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है ये मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। और जो पिछले दिनों सदारती निज़ाम के ऊपर एक बहस हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे लगता है कि वो इसी तनाजुर में थी कि आने वाले दिनों में ये जो झलकियाँ आपने देखनी थी, जमहूरियत का बदनुमा चेहरा आपने देखना था, तो ये मुल्क एक सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है। और अनकरीब आप इस मुल्क में सदारती निज़ाम देखेंगे जो कि एक बड़ा खुशाइन होगा पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कराची के जलसे की। नाज़रीन, तो यकीनन नो डाउट तहरीक इंसाफ का एक भरपूर पावर शो था जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी ताकत का मुजाहरा करके अमेरिका को और कौमी इदारों को दिखाया कि आज भी अवाम मेरे साथ हैं, क्योंकि उनका बयानिया बड़ा मशहूर हो गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट। और ये जो आलमी साजिश वाला बयानिया है, ये इमरान खान साहब ने बड़ा बर वक्त कार्ड खेला और बड़ी इसको पब्लिक में पजीराई मिली है। और हर इंसान, हमारा जो माशरे में मुसलमान हम लोग ग़ुलामी से निजात चाहते हैं। हम किसी की ग़ुलामी नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। तो ये एक ऐसा बयानिया है कि जो आने वाले दिनों में मज़ीद फैलेगा, इसको मज़ीद पजीराई मिलेगी। आप इस्लामाबाद के जलसे से ये बात शुरू हुई, इमरान खान साहब के साबिक़ वज़ीर बनते ही पहला छोटा जलसा उन्होंने इस्लामाबाद में किया, फिर उससे बड़ा जलसा पेशावर में किया और अब उससे बड़ा जलसा उन्होंने कराची में किया, जो कि यकीनन PDM की तमाम जमातों के लिए लम्हा फ़िक्री है। क्योंकि अगर तमाम जमातें मिल के भी PDM के हुकूमती इत्तेहाद वहाँ ये जलसा करे तो शायद इतने अवाम ना निकल पाएँ। क्यों कि इस मौजूदा गर्मी के दौर में, इस रमज़ान मुबारक के महीने में इतने लोगों को अफ्तारी के बाद जबकि एक आम आदमी निढाल होता है, उसकी तवानाई इस काबिल नहीं होती कि वो जलसों में जा सके। लेकिन कल जलसे में जो जोश व जज्बा नज़र आया, जो कौमी परचमों की लहराए गए, जिस तरीके से PTI के परचम लहराए गए, जिस तरीके से अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की कामयाबी है और साजिश की नाकामी है। आने वाले दिनों में ये जो अब 21 अप्रैल को लाहौर में जलसा हो रहा है, वो भी ये एक तारीख सेट करेगी। और ये 2011 का जो इमरान खान का जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, शायद उसका रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर भी बड़े इस वक्त जोश जज्बे में नज़र आ रहे हैं। और कल की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि नाज़रीन, पहली दफ़ा किसी जमात का बैक वक्त 8-10 बड़े शहरों में ये जलसा हो रहा था। एक मेन जलसा, मरकज़ी जलसा तो कराची में था, जबकि दूसरी तरफ लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, मियाँ वाली और दीगर कई शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे इस जलसे को दिखाया जा रहा था। और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आवाम जमा थी इमरान खान साहब के लिए इज़हार यकजहती करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इमरान की कामयाबी है। और ये इमरान खान साहब ने जो मैसेज देना था स्पेशली अदलिया को, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया। और जहाँ उन्होंने ये भी बताया, ये एक बहुत उन्होंने एक लीडर होने की हैसियत से बात की कि मुझे कहा जा रहा है कि मेरी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे आपकी आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान की जान को ख़तरा है, लिहाजा मैं पाकिस्तान की जान के ख़तरे के पेश नज़र अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उन्होंने कल बयान दिया, जिस पर अवाम ने बहुत तालियाँ भी बजाईं और उस बात को सराहा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा हुआ है और वो अवाम की नब्ज़ के मुताबिक अपनी सियासी हिकमत अमली बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, हम चलते हैं एक इस जलसे की और जो खूबसूरत बात है कि माजी में मैंने अपनी 51-52 साल ज़िंदगी में नाज़रीन ये देखा है कि जब भी कोई जलसा सियासी जमात करती थी तो अपने जो ग्रास रूट लेवल पर उनकी लीडरशिप होती थी, वहाँ तक अपनी गाड़ियाँ, बसें, वैन पहुँचाती थी और लोगों को गली मोहल्लों से, शहरों से, देहातों से भेड़ बकरियों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भर के जलसा गाह तक लाया जाता था। लेकिन कल के जलसे के ऊपर जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे ज़हन हमें बताया कि तमाम लोग जो जलसा गाह तक आए वो अपनी मदद आपके तहत आए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के आए, वो अपनी गाड़ियों में आए, वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर आए और जो गिरदोनवा के लोग थे वो पैदल चल कर आए। तो ये एक वो जज्बा नज़र आ रहा है जो 1947 में हमें जज्बा देखने का मिला। हमारे बुज़ुर्गों ने जब पाकिस्तान बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इज़हार यकजहती किया और उनके पीछे एक कौम बन के खड़े हुए, तो आज भी मुझे हालात उस तरफ नज़र आ रहे हैं। और शायद वफाकी इदारे जो हमारे हैं, जो हुकूमतें तब्दील करने में शामिल हैं, वो शायद आप इस तरफ सीरियसली सोच रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस जो सियासी इंतशार है, ये सियासी अदम इस्तेकाम है, उससे जान छुड़ाई जाए। हो सकता है जैसे शेख रशीद साहब ने और दीगर कल कायदीन ने कहा है कि करीब 30 मई की डेडलाइन दी है शेख रशीद साहब
साहब ने, शेख रशीद साहब बड़े बाखबर आदमी हैं और GQ के साथ उनका और आर्मी के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुक है। तो हो सकता है उनको कुछ इशारा मिला हो 30 मई के बाद, कि 30 मई के बाद ये गवर्नमेंट खुद से इलेक्शन का ऐलान कर दे और तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मैदान में चली जाएँ और वहाँ पर असल अवामी मुकाबला देखने को मिले। दूसरी तरफ नाज़रीन हम आते हैं पंजाब असम्बली के अंदर। ये जो कल पंजाब असम्बली के दौरान हुआ, इस इलाज के दौरान जहाँ पे एक नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था, ये बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ है और जमहूरियत के चेहरे पर एक बदनमा धब्बा बन गया है। कल जिस तरीके से पहले PTI के अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब, जो कि खुद PTI के MP थे और PTI की तरफ से मुंतखब हुए थे डिप्टी स्पीकर, उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, वो सबके सामने कौम ने TV पर देखा किस तरीके से उनको बालों से पकड़ के, क्योंकि उनके बाल थोड़े लंबे थे तो बासानी हाथों में आगे हुकूमती अपोजिशन के अरकान में उन्होंने उनको खींचा और धक्के दिए और थप्पड़ मारे। उसके बाद उसका एक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये होना था क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के कुछ इशारे मीडिया पे सामने आए जिस पे वो इनको अप्रिशिएट कर रहे थे अपने अरकान को, जो उन्होंने दोस्त मोहम्मद मिज़ारी के साथ किया। तो फिर हमारे माशरे में बड़ी मशहूर मिसाल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो फिर परवेज़ इलाही साहब को भुगतना पड़ा और उनको भी उसी तरीके से ज़र्दकोब किया गया, मारा गया, धक्के दिए गए, ज़मीन पर गिराया गया, जिसके दौरान उनका बाजू जो है एक टूट गया। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही को हमने बड़े जोशो जज्बे में देखा, टूटे बाजू के साथ, हाथ पे प्लस्तर चढ़ा हुआ, पट्टी चढ़ी हुई, उन्होंने इनको बदवाएं दी और हाथ हिल भी रहा था इस दौरान। और वो कह रहे थे मुझे सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन धड़ाधड़ मीडिया के सामने बोल भी रहे थे। तो यकीनन सियासत में ड्रामे चलते हैं, सियासत में अपनी मजलूमियत को कैश करवाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि परवेज़ इलाही साहब का कोई बाजू ज़्यादा टूटा है या उनको कोई सांस का मसला हुआ है। ये सब सियासी स्टंट थे, सियासी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश थी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक उन्होंने हमजा शहबाज गो वज़ीर आला मुंतखब हो गए जैसे भी हुए हैं, लेकिन अपोजिशन उसको तस्लीम करने से इनकारी है और शायद गवर्नर ने पंजाब ने उनसे हलफ लेने से भी इनकार कर दिया है। हो सकता है कि आने इसमें अभी मज़ीद कशीदगी पैदा हो और कहीं गवर्नर राज पंजाब में ना लग जाए अगर ये इसी तरह मुहाज़रा जारी रही। तो नाज़रीन, ये थी हमारी जमहूरियत जिसको आपने कल देखा। एक तरफ कराची में एहतजाज करते हुए देखा, एक तरफ आपने पंजाब असम्बली में इक़्तिदार की कुर्सी के लिए लड़ते हुए देखा और माजी में कौमी असम्बली के अंदर भी। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं नाज़रीन, ये ख़ुद फ़ौज को बुलाते हैं, ये ख़ुद अदलिया को बीच में डालते हैं। अदलिया के पास जब रेट पिटीशन लेके जाते हैं तो ये ख़ुद अदलिया को इन्वाइट करते हैं। जब ये GHQ में या पारा में जाते हैं और ख़ुद से फ़ौज को कहते हैं कि आएँ हमारे दरमियान सुलह करवाएं, तो ये ख़ुद फ़ौज को दावत देते हैं और बाद में कसूर अदलिया और फ़ौज को ठहराते हैं कसूरवार। तो मैं समझता हूँ सियासतदानों को होश के नाखून लेने होंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपकी जो इक़्तिदार की जंग है उसको खुद लड़े, उसमें खुदारा पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनको मुलव्वस ना करें, पाकिस्तान की जो अदलिया उसको मुलव्वस ना करें। और अदलिया को और दिफाई इदारों को भी ये सोचना होगा, क्यों आर्मी चीफ और DG ISI जो है, जब वो खुद कहते हैं, वाज़े तौर पे कहते हैं, DG ISPR बारहा कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज के सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आप क्यों जाते हैं इनके दरमियान, क्यों जाके इनके दरमियान में ये 3 ऑप्शन रखते हैं। माजी में रहील शरीफ साहब ने भी ये किया था, जब इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने धरना दिया था, उस वक्त के आर्मी चीफ रहील शरीफ साहब ने इनको अपने पास आर्मी हाउस में बुलाया और इनके आगे हुकूमत का मौक़िफ़ रखा और इनका मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुँचाया। आज हमने देखा कि आर्मी चीफ और DG ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के जो ऑप्शन हैं वो अपोजिशन के सामने रखते हैं और अपोजिशन के ऑप्शन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं। तो क्या ज़रूरत है, अगर आपका फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है आप सॉरी कर लें, आप कहें सर हमारे लिए आप सब मोहतरम हैं, आप अवामी नुमाइंदगान हैं, हमें इसमें ना घसीटें। जब फ़ौज खुद तैयार है घसीटने के लिए सियासत के अंदर ख़ुद को, और जब खुद अदलिया तैयार है कि रात 12 बजे, भाई कौन सी क़यामत थी रात 12 बजे अदालत लगाने की, क्या हो रहा था, पाकिस्तान के ऊपर कोई भारत ने हमला कर दिया था या अमेरिका ने कोई अटैक कर दिया था जिसके लिए आप रात 12 बजे अदालतें खोल रहे थे। अपने आप को खुद को न्यूट्रल रखें और यह खुल के सियासत करें। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बहुत एक मंजे मिजाज है और उन्होंने पंजाब में भी एज ए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अब वफाक में पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब चीफ जस्टिस बने, उनको भी थोड़ा सा एक अखलाकी वो एक जो होती है मोरालिटी का इजहार करना चाहिए था। जैसे कि माजी में बेशुमार जजेज़ हैं, मैंने देखे, अक्सर मैं देखता हूँ हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसी पिटीशन आती है जिसके दरमियान किसी जज की तरफ इशारा होता है या कोई जज माजी में उनका वकील रह चुका होता है तो ख़ुद को उस बेंच से अलग कर लेता है
कि जी मैं इस बेंच को चीफ जस्टिस को वापस भेज देता है वो रेट पिटीशन कि जी मैं इसको नहीं सुन सकता क्योंकि मैं माजी में फलां पार्टी का वकील रह चुका हूँ जज बनने से पहले, लिहाजा मैं इससे खुद को अलग करता हूँ। और फिर चीफ जस्टिस साहब नए बेंच बनाते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हमने कई दफ़ा देखा है कई जजेस ने अपने आप को इस तरह के जो लार्जर बेंच होते हैं उससे किसी जज ने अपने आप को खुद से अलग किया है। तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की चूँकि रिश्तेदारी सबको पता है, पाकिस्तानी अवाम को पता है कि उनकी बेटी जो है वो साबिक जो MNA थे मरहूम परवेज़ मलिक साहब और मौजूदा MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा की बहू हैं, और उनके बेटे जो है वो अहमद मलिक साहब, अहमद परवेज़ उनकी बीवी है, जोजा है। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को एक आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए खुद से कहना चाहिए था कि चूँकि मेरी वाबस्तगी, और ये सोशल मीडिया पे चीज़ें गर्दिश भी कर रही थी, वो उसको बेस बनाते हैं चूँकि जी मेरी एक रिश्तेदारी बनती है नून लीग की एक MNA साहिबा के साथ, और वो आम MNA नहीं, वो बड़े ख़ास MNA, वो शरीफ ख़ानदान का हिस्सा समझे जाते हैं। तो ख़ुद को अगर इस बेंच से अलग कर लेते और फिर अपनी जगह किसी और जज साहब को इस बेंच में शामिल करते, और फिर अगर ये 5 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो शायद उमर अता बंदयाल साहब पर इतना कीचड़ ना उछाला जाता जितना आज उछाला गया है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो इदारे हैं, ये इदारों के सरबराह हैं जैसे बाजवा साहब हैं, इनको अपनी गैर जानबदारी साबित करनी होगी, वरना ये अवाम पागल हो चुकी है। ये इंतहा पसंदी है, चाहे मज़हब की हो, मसलक की हो, सियासत की हो। हम लोग इस हद तक इंतहा पसंदी की तरफ चले गए कि जहाँ हमें सिर्फ अपना लीडर नज़र आए तो ठीक, नहीं नज़र आता तो सब जो है वो ज़ालिम है, सब गुनाहगार हैं, सब ज़िम्मेदार हैं। तो हमें आवाम को भी सोचना होगा कि खुदारा आप सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपनी लीडरशिप से मोहब्बत करने के बजाय सबसे पहले अपने मुल्क से, वतन से मोहब्बत करें। इमाम हुसैन साहब का फरमान है कि अपने वतन से मोहब्बत भी आप पे फ़र्ज़ की है, और अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते तो फिर गैर आपके ऊपर आके हुकूमत करते हैं। तो लिहाजा ये नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है ये मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और जो भी उनकी सियासी लड़ाई है उसको अपने तक रखेंगे और उसको जमहूरी तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे। और चाहे वो नए इलेक्शन की तरफ जाए या हुकूमत जो है 1.25 साल अपना रिमेनिंग जो उसकी मुद्दत पड़ी आईनी मुद्दत इस असम्बली की वो पूरी हो, देखते हैं क्या होता है। और इदारों को भी चाहिए कि गैर जानबदार रहें, जिस तरीके से ISPR के DG ने कहा कि फ़ौज के सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी इन इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए। अपने मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।